ऐसे कुछ सिम्टम्स या वार्निंग साइंस हम पहचान सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि नहीं, हमारी शायद किडनी ही अफेक्टेड है। इंपॉर्टेंट होता है कि सुबह उठते समय आंखों के आसपास स्वेलिंग होना, रात में या शाम में पैरों में स्वेलिंग होना, रात में ज़्यादा यूरिन होना और थोड़ा थका थका फील करना और उल्टी जैसा या नॉजिया जैसा लगना, ये सब किडनी के सटल साइंस होते हैं जो अर्ली साइंस हैं। तो जो मेरे पास किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहले है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली हमारा जो प्रोटीन इंटेक होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी निकालती है। तो अगर ये किडनी पूरा तरह से नहीं निकाल पा रही है तो इसकी वैल्यू हाई रहेगी। अगर किडनी पूरा निकाल पा रही है तो उसका वैल्यू हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज में आएगा। इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहले तो कलर की बात की गई है। आपके हिसाब से यूरिन का कलर हमें क्या बताता है और कौन सा एग्जैक्ट यूरिन का कलर होना चाहिए? अगेन कलर पेल येलो ही होना चाहिए, जो आपका है वो नॉर्मल है। सफेद भी मतलब एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट जो क्लियर आता है। ट्रांसपेरेंट जो क्लियर यूरिन है वो उसको हमेशा एबनॉर्मल नहीं होगा, वो आपका वाटर इनटेक भी रिफ्लेक्ट कर सकता है कि आपने वाटर इनटेक काफी ज्यादा ली है। कि अल्ट्रासाउंड जब भी हम कराने जाते हैं किडनी के लिए तो वो ये कहते हैं कि यूरिन होल्ड करके लाना कुछ घंटों के लिए, ऐसा क्यों? वो अगर यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में कुछ होल्ड किया होता है तो आसपास के ऑर्गन्स काफी अच्छे दिखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को हम अच्छे से देख पाते हैं अल्ट्रासाउंड में। ओके, अल्ट्रासाउंड में हमें किडनी के बारे में क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं? किडनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनी का साइज़। बहुत सारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या पुरानी किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें किडनी का साइज़ सिकुड़ जाता है। दूसरा, यूरिन में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या किडनी के सिस्टम में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है तो उसमें किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, फूल जाती है किडनी। माइल्ड से भी डिटेक्ट हुई हो, स्टोन हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, कौन से खाने की चीज़ें आपके हिसाब से उनको बंद कर देनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसके अंदर है वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। हमारे इंडिया में काफ़ी यूज़ करते हैं अचार, चटनी, पापड़, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सॉल्ट में, तो उसका रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। जूस, सूप्स, कोकोनट वाटर हम लोग लेते हैं, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये काफ़ी हाई इन पोटेशियम होते हैं। ओके, तो इन सबको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना, इनको रिस्ट्रिक्ट करना। हम अक्सर जब भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक चीज़ को हम भूल जाते हैं, वो है हमारी किडनी। होती तो वैसे ये राजमा के शेप की ही हैं, लेकिन अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। खास करके जब टेस्ट करा भी लेते हैं तो उसमें इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, EGFR, क्रिएटिनिन, यूरिया, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं हम वापस केमिस्ट्री की क्लास में तो नहीं पहुंच गए। तो अगर आपके मन में ऐसे तमाम सवाल है किडनी से रिलेटेड और किडनी टेस्ट से रिलेटेड कि हमने टेस्ट तो करा लिया, अब इसके बाद क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी किडनी सही है कि नहीं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के एनबीटी लाइफ के इस पॉडकास्ट में हम किडनी टेस्ट के बारे में ही आपको हर एक डिटेल बताएंगे कि कौन कौन से किडनी के टेस्ट आप करा सकते हैं, कौन से सिम्टम्स दिखने पर कराएं, कौन से टेस्ट की क्या वैल्यूज और पैरामीटर समझ करके आप चीजें जान सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अंकित डाटा, जो कि कंसल्टेंट है नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस जो टॉपिक है जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको भी समझ में आ जाए वो पहुंचा सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर हम यही चाहेंगे कि आप एक बार आसान भाषा में ये जरूर बता दीजिए कि हमारी किडनी का एक्चुअल रोल फंक्शन है क्या हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में किडनी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि हमारा वेस्ट क्लियर करना, बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है उसको क्लियर करना, हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना और हमारे बीपी को कंट्रोल करना। और इनफैक्ट ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं पर हमारे ब्लड का भी मात्रा को मेंटेन करने के लिए किडनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोगों को लगता है किडनी का काम सिर्फ खून को फिल्टर करने का होता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि यहीं तक लिमिटेड नहीं है किडनी का रोल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स या वार्निंग साइंस हम पहचान सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि नहीं, हमारी शायद किडनी ही अफेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटल से साइन होते हैं किडनी की प्रॉब्लम में जो कि लोग यूजुअली नहीं पहचान पाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सुबह उठते समय आंखों के आसपास स्वेलिंग होना, रात में या शाम में पैरों में स्वेलिंग होना, रात में ज़्यादा यूरिन होना और थोड़ा थका थका फील करना और उल्टी जैसा या नॉजिया जैसा लगना, ये सब किडनी के सटल साइंस होते हैं जो अर्ली साइंस हैं।
ठीक है। जैसे कहा जाता है कि किडनी का एक आईना आपका यूरिन होता है, यूरिन में बिल्कुल। थोड़े बहुत भी चेंजेस होंगे तो वो सीधे आपको बताएंगे कि आपकी किडनी किस तरीके से काम कर बिल्कुल। रही है। तो कुछ यूरिनरी सिम्टम्स जो आप हमें बताना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए कि हाँ, अगर आपके पेशाब में ये बदलाव हो रहे हैं तो एक बार किडनी का टेस्ट करा लीजिए। बिल्कुल, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरिन का कलर बदलना। जैसे कोला कलर यूरिन या यूरिन का रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है किडनी की प्रॉब्लम का। यूरिन में फोम आना या झाग आना यूरिन करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले भी बताया, कि रात में ज़्यादा यूरिन आना। पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरा दिन में यूरिन कम आता है और रात में मेरे को हर 2 घंटे में उठना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे को यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है। और यूरिन में जैसे कि ब्लड आने लगे आपने कहा, तो खून आना कुछ गंभीर बीमारी का संकेत बिल्कुल है? गंभीर बीमारी है। एक बीमारी होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली ग्लोमेरुलस हमारी किडनी का छलनी होता है, जिससे सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लियर होते हैं। तो उसके अंदर अगर सूजन आती है या कोई इन्फ्लेमेशन है या उसमें कोई बीमारी हो रही है, तो उसमें किडनी में ब्लड आता है। और यूजुअली वो ब्लड हमेशा रेड कलर का नहीं, कोला कलर ज्यादा स्पेसिफिक होता है उसके लिए, कि कोला कलर का यूरिन होता है उसमें। ठीक है। हमने जैसे सिम्टम्स की बात की, तो इससे रिलेटेड लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप से ही सोचने समझने लगते हैं कि शायद मुझे किडनी रिलेटेड कोई दिक्कत हो, किडनी स्टोन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें। तो कुछ लिस्ट ऑफ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको लगता है आज के समय में बढ़ी हैं किडनी से रिलेटेड, जो आप एक बार हमारी ऑडियंस को अवेयर करना चाहेंगे? एक तो हमारी देश आजकल डायबिटीज का कैपिटल है, एंड किडनी प्रॉब्लम होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण डायबिटीज है। तो डायबिटीज की वजह से जो किडनी प्रॉब्लम हो गई है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सेकंड चीज, हमारे खाने पीने की वजह से हमारी स्टोन फॉर्मेशन, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन डिजीज या नेफ्रोलिथियासिस जिसको बोलते हैं, वो काफी बढ़ गया है। थर्ड चीज, हमारा सॉल्ट इंटेक बहुत बढ़ गया, प्रोसेस्ड फूड्स हम ज्यादा खा रहे हैं, तो बीपी बढ़ने की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम बढ़ गई है हमारी। एंड कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून मतलब जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम हमारी ही किडनी को अटैक करता है, तो ये बीमारियां भी कुछ बढ़ी हैं हमारी पहले से। ओके। इसमें ना जैसे आपने जो लिस्ट ऑफ हमें बीमारियों के नाम बताए, तो टेस्ट कराने के लिए लोग जाते हैं किडनी के। वैसे तो तमाम टेस्ट हैं, बट आई थिंक 2 ऐसे टेस्ट हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते समझते हैं। एक किडनी फंक्शन टेस्ट करा लिया और एक यूरिन टेस्ट भी करा लिया। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट की ही है, पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें आप पढ़ के बताएंगे कि ये किडनी फंक्शन टेस्ट जब हम करा लेते हैं तो इस तरीके से रिपोर्ट आती है। इसमें जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, जो वैल्यूज दिए गए हैं, जिन चीजों के नाम दिए गए हैं, वो क्या बताते हैं और उनका जो वैल्यू है किस रेंज में हो तो बेटर है, कम ज्यादा क्या बताता है पूरा। तो जो मेरे पास किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहले है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू 8 है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली हमारा जो प्रोटीन इंटेक होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी निकालती है। तो अगर ये किडनी पूरा तरह से नहीं निकाल पा रही है तो इसकी वैल्यू हाई रहेगी। अगर किडनी पूरा निकाल पा रही है तो उसका वैल्यू हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज में आएगा। इसका नॉर्मल रेंज यूजुअली 20 तक रहता है। एक और पैरामीटर होता है आपकी किडनी रिपोर्ट में, यूरिया। हाँ। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है। ठीक है। यूरिया की नॉर्मल वैल्यू हमारी 25 to 45 रहती है। अगर ये हमारे ब्लड में ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा किडनी फंक्शन थोड़ा कम है, जिसके लिए हमें आगे के लिए जांच करानी चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैल्यू हमेशा ज्यादा आना ही गड़बड़ी की निशानी होती है या कम आना भी नहीं, कम आना यूजुअली इसमें गड़बड़ी की निशानी नहीं होती है, ज्यादा नहीं। ओके। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया हमने डिस्कस किया। इसके बाद इसमें है क्रिएटिनिन। ये क्या होता है? क्रिएटिन एक हमारे मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्रिएटिन मसल का जब वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो ब्लड में आता है, तो किडनी उसको फिल्टर करके सारा निकाल देती है यूरिन में। अगर किडनी नहीं निकाल पा रही है तो क्रिएटिनिन हमारी ब्लड में मात्रा में बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली मसल से रिलेटेड होता है, तो इसका वैल्यू भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो फीमेल्स में इसका वैल्यू यूजुअली 0.5 to 1 के अराउंड रहता है और मेल्स में 0.7 to 1.2 के अराउंड रहता है। एंड क्रिएटिनिन बढ़ने से ये बताता है कि हमारा किडनी फंक्शन कम हो रहा है। तो किडनी फंक्शन कम होने के लिए उसके अंदर बाकी चीज जांचों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई यूरिन में ब्लॉकेज तो नहीं है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, या फिर हम डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, किसी उस वजह से लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेट हो गए तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अगेन इसका भी कम वैल्यू बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वो एक ये छोटा सा इंफॉर्मेशन दे सकता है कि हमारा मसल मास कम है। तो जैसे एल्डरली फीमेल्स में
मसल मास थोड़ा कम हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो उसमें वैल्यू 0.4, 0.5, 0.6 भी आ सकता है। और बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनका नॉर्मल वैल्यू किडनी का क्रिएटिनिन का 0.2, 0.3 भी रह सकता है, क्योंकि उनके अंदर मसल मास काफी कम होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद ना डॉक्टर इसमें यूरिक एसिड लिखा हुआ है, हालांकि हमें यूरिक एसिड तो लगता है कि ये गाउट, जॉइंट, इन सब से रिलेटेड है। किडनी में यूरिक एसिड का क्या रोल? किडनी यूरिक एसिड को भी मेंटेन करती है। अच्छा। यूरिक एसिड को भी, जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, अगेन यूरिक एसिड एक प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ। जो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो जॉइंट्स में जाके जॉइंट पेन्स करता है, गाउट करता है, और जो किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है। इसके बाद इसमें है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। इसका मतलब? हमारी किडनी, जैसे हमने डिस्कस किया, और भी काम करती है, तो वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड हमने जैसे डिस्कस किया, तो इन सबको भी हमारा किडनी बैलेंस करती है। तो सोडियम का वैल्यू नॉर्मली 135 to 145 होता है। सोडियम कम भी खराब है, ज्यादा भी खराब। अच्छा। तो किडनी उसको बैलेंस करती है। मान लीजिए आज हमने 3 से 4 लीटर पानी पी लिया, जो कि नॉर्मल वाटर सोडियम फ्री होता है, तो हमारा सोडियम कम हो जाएगा। पर किडनी उसको बैलेंस करके ज्यादा यूरिन निकालेगी, ज्यादा डाइल्यूट यूरिन निकालेगी, तो वो सोडियम को मेंटेन कर लेगी। ठीक है। तो इसलिए सोडियम उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट में। एंड पोटेशियम भी हमारा किडनीज बैलेंस करती हैं। पोटेशियम भी अगेन कम भी खराब है, ज्यादा भी खराब है। पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5 के आसपास होता है। पोटेशियम कम होने से हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है, वीकनेस लग सकती है, मसल पैरालिसिस तक भी हो जाता है अगर बहुत कम हो गया पोटेशियम। अच्छा। और पोटेशियम ज्यादा होने से भी हार्ट पे जोर पड़ता है, सीवियर केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ओके। एंड पोटेशियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए किडनी फंक्शन टेस्ट में। प्लस कुछ स्पेसिफिक किडनी डिजीज हैं ऐसी जो कि किडनी की छलनी ना इन्वॉल्व करके उनकी ट्यूब्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, उनको इन्वॉल्व करती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम की ज्यादा मात्रा हिल जाती है। हाँ। ज्यादा कम हो जाता है पोटेशियम सोडियम, तो उसके लिए भी हमें बीमारी को डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन जो क्लोराइड है, वो क्लोराइड सोडियम के साथ इंपॉर्टेंट है। जो चैनल्स हमारे ट्यूब्यूल्स में होते हैं वो सोडियम और क्लोराइड ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। डायरिया में जैसे क्लोराइड बढ़ जाता है, तो ऐसे काफी चीजें हैं जिसमें क्लोराइड का इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि किडनी ही मेंटेन करती है। ओके। आपने जो है, हमने बात किया इन सब चीजों में, तो आपने कहा कम होना थोड़ा चलेगा, ज्यादा होना इज अ प्रॉब्लम, इज अ रेड फ्लैग। तो अगर किसी ने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है, उनका यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, ये जो पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं थोड़े से भी, अगर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़े हैं, अगर थोड़े से बढ़े हैं, तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से वो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकता है। पहले तो उसका कारण देखना होगा। कई बार वो एक बीमारी का अर्ली स्टेज भी हो सकता है, जिसमें वो हल्का सा बढ़ा हुआ दिख रहा है और आगे फ्यूचर में वो ज्यादा बढ़ जाए। या फिर हमारी डाइट की वजह से, अब जो जिम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दे आर टेकिंग हैवी प्रोटीन इनटेक, मोर देन 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो ले रहे हैं, तो उनमें भी टेम्परेरी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखता है पर डे। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं। वही लॉन्ग टर्म लेने से किडनी पे काफी असर पड़ जाता है, जो कि एक फिर ऐसी बीमारी बन जाती है जिसको ठीक नहीं होती है। तो अगर इरिवर्सिबल हो जाती है, तो उसको अर्ली स्टेजेस में अगर हमें, तो हम डाइट को फिर से मेंटेन करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो फिर वो मेंटेन हो जाता है। आपने जो प्रोटीन इंटेक की बात कही, तो ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आजकल प्रोटीन की बातचीत हो रही है। बिल्कुल। तो जो जिम गोअर्स हैं, जो लोग इस तरह की चीजें, मसल बिल्डिंग वाला काम करते हैं, वो ऑब्वियसली 100-150 ग्राम आपने कहा कि प्रोटीन ले रहे हैं। आपके हिसाब से एक इंसान को एक दिन में कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए कि वो उनकी किडनी को इम्पैक्ट ना करे? जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो यूजुअली 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट होता है। मान लीजिए कोई 60 किलोग्राम का इंसान है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए इन 24 आवर्स। अच्छा, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में हमको प्लांट सोर्स प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल सोर्स प्रोटीन, खासकर रेड मीट जैसे कि मटन हो गया, इन सब की वजह से हमारे किडनी पे ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, ओके। जो ये प्लांट सोर्स की आपने बात की और एनिमल सोर्स की, तो इसमें इंडिया में ज्यादातर लोग अभी तो वेजिटेरियन ही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है प्रोटीन कैसे कंज्यूम करें। इसको लेकर के बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर्स भी बेचते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि चलो अगर हम डाइट से नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, डिस्पाइट कि वो जिम नहीं जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक सही प्रैक्टिस है? अगर हम डेली बेसिस पे जो हमारा प्रोटीन इंटेक है हमारे फूड से, हमारे 3 टाइम मील से, अगर वो प्रोटीन इंटेक काफी कम हो रहा है, जैसे बहुत लोग हैं जो वन मील जंक फूड पे
बेस करते हैं, डिपेंड कर रहते हैं। तो उन केसेस में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक लिमिटेड मात्रा में एक्चुअली हेल्प करेगा शायद उनकी मसल पावर में, उनकी फटीगनेस को ठीक करने में। पर वही चीज हम बहुत ज्यादा मात्रा में लें और रेगुलर लें, कंटिन्यूअस लें, तो वो किडनी को हैम्पर करेगा। तो आपने जो ये बॉडी वाला हमें बताया कि आपके जितनी बॉडी वेट है उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आजकल ओवरवेट लोग का भी तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, मतलब ओबीज लोग, तो ऐसे में अगर वो ओबीज की कैटेगरी में है, फिर वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेंगे तो उनके फिर किडनी पे और इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, वो अगेन जो बॉडी वेट है वो लीन बॉडी वेट होता है। आपके फैट पेट्स, कुछ परसेंट फैट हमारी बॉडी में होता है, पर उतना फैट बेस्ड वाला प्रोटीन नहीं लेना है। तो जैसे हमारा जितना लीन बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन इंटेक लेना है। ठीक है, तो आपने जैसे हमें प्रोटीन का बता दिया। प्रोटीन को लेकर के जो ये है आजकल जितना मार्केट में हुआ बना हुआ है कि लेना है प्रोटीन, हमें हर चीज़ में प्रोटीन मिल रहा है, तो ऐसा है कि अगर किसी ने एक स्पेसिफिक टाइम तक एक्सेसिव प्रोटीन खाया तब जा करके उनकी किडनी इम्पैक्ट हो सकती है? स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अगेन हमारा किडनी फंक्शंस अगर शुरू से एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो शायद ज़्यादा प्रोटीन लेंगे भी और हम बंद कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर हमारे कुछ हल्का सा प्रॉब्लम है किडनी में जो कि किसी टेस्ट में शायद नहीं पता चलेगा, तो उस केसेस में अगर हम लंबे टाइम तक हम प्रोटीन इंटेक लेते रहेंगे तो फिर वो किडनी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, हमने किडनी फंक्शन टेस्ट की बात कर ली, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये हर किसी को कराना चाहिए या कोई स्पेसिफिक एज क्रॉस करने के बाद, या जब तक सिम्टम्स या कोई दिक्कत ना लगे तब तक नहीं कराना? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर हमको डायबिटीज है तो ईयरली किडनी फंक्शन टेस्ट प्लस यूरिन का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो होना चाहिए। एल्डरली लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन का टेस्ट। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज कि अगर हमारे घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी हमारे फैमिली में माता पिता चाचा चाची मामा मामी किसी को अगर हमारी किडनी प्रॉब्लम रही है तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए। अगर ये सब नहीं है हमारे तो बेसिक एनुअल चेकअप जो हम आजकल सब लैब्स करते हैं तो वो सब कर सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 के बाद। आजकल लोग लेकिन 20 से ही शुरू कर दे रहे हैं, तो अगेन वो एक स्कैर है कि किडनी फंक्शन किडनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। वो स्कैर काफी हद तक ठीक भी है क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम जो होती है ना वो बहुत साइलेंट डिजीज है, एसिम्प्टोमेटिक। तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो कुछ सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही सटल होते हैं। वो दूसरे से भी मिलते जुलते रहते हैं। बिल्कुल, वो और कई बार वैसे भी होता है कि हम कहीं ट्रैवल किए, सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा स्वेलिंग लगा, ठीक हो गया। तो इसीलिए काफी इनिशियल स्टेजेस में जो किडनी प्रॉब्लम होती है वो काफी साइलेंट डिजीज होती है। और किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स जो आते हैं ना वो काफी लेट स्टेज में आते हैं। जब हम जैसे किडनी प्रॉब्लम की 5 स्टेजेस होती हैं, तो स्टेज 4 स्टेज 5 के नीचे तो हम लोग डायलिसिस की बातें करने लग जाते हैं। उन स्टेजेस में किडनी की प्रॉब्लम्स की वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं तब जा करके। हाँ जी, जब डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। हाँ जी, तो कोई भी ये सुनता है कि ये हमारे नेबर के किसी का तो 25 ईयर्स में किडनी का प्रॉब्लम हो गया, तो लोग थोड़ा सा डर के फिर रेगुलर चेकअप बहुत इनिशियली कराने लगता है। करेक्ट। इसमें हमने पहला जो है अच्छे से डिस्कस किया किडनी फंक्शन टेस्ट, आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा यूरिन टेस्ट कराते हैं लोग, वो भी किडनी के बारे में पता लगाने का आई थिंक एक स्पेसिफिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो हमारे पास ना यूरिन की भी एक रिपोर्ट है, इसमें आप प्लीज बताइएगा कि यूरिन टेस्ट अगर की रिपोर्ट हाथ में आ जाए तो क्या, सबसे पहले तो यही बताइए कि एक्चुअल जो हम यूरिन टेस्ट जा करके देना सही होता है या जो आजकल होम टेस्ट लैब्स शुरू हुए हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट? सबसे अच्छा टेस्ट कन्वीनियंट तो यूरिन टेस्ट हमारा जा करके इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूरिन को इमीडिएटली टेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम घर पे यूरिन टेस्ट दे रहे हैं, जो लैब पर्सन है वो 2 घंटे में 4 घंटे में उसको लैब में जाके सबमिट कर रहा है, तो उसकी टेस्ट की क्वालिटी कुछ खराब हो सकती है। उसको प्रिजर्व करने का कि वो ऐसा ना हो उसके लिए बहुत तरीके हैं, पर वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं है हमारे घर में। तो इसलिए बेटर रहता है कि हम जा करके सैंपल दें। और ये जो कहा जाता है कि आप रात भर कुछ खाइएगा नहीं, पीजिएगा नहीं, या मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल दीजिएगा, खाने पीने से इतना रिलेशन नहीं है, पर मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल जो होता है वो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सैंपल होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि हम पिछले 6-8 घंटे से यूरिन नहीं गए होते हैं, तो जो हमारे ब्लैडर से यूरिन उस टाइम पे जो फर्स्ट सैंपल आता है तो वो 6-8 घंटे का चीजें रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए हम फर्स्ट यूरिन सैंपल ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट है इसमें सबसे पहले तो कलर की बात की गई है, जिसमें लिखा हुआ है पेल येलो कलर जो है मतलब इसको माना जाता है। तो आपके हिसाब से यूरिन का कलर हमें क्या बताता है और कौन सा एग्जैक्ट यूरिन का कलर होना चाहिए?
अगेन कलर पेल येलो ही होना चाहिए, पेल जो येलो, आपका है ठीक वो है। नॉर्मल है। सफेद भी मतलब एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट जो क्लियर आता है, ट्रांसपेरेंट जो क्लियर यूरिन है वो उसको हमेशा एबनॉर्मल नहीं होगा, वो आपका वाटर इनटेक भी रिफ्लेक्ट कर सकता है कि आपने वाटर इनटेक काफी ज्यादा ली है। ओवरहाइड्रेटेड। तो अगेन वो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा जो हम बात कर रहे थे कि हाँ। इसलिए फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, हम दिन भर में पानी काफी पीते हैं, तो हमारे जो दिन के सैंपल होते हैं यूजुअली उसका कलर मॉर्निंग के सैंपल से थोड़ा सा लाइटर होता है। लाइटर होता है, हाँ राइट। तो और दूसरा जो हमने बात किया था कि कई बार रेड कलर का यूरिन किसी को ब्लीडिंग हो रही है, या कोला कलर का यूरिन जो कि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आता है, तो कलर ये डिनोट करता है। ठीक है। इसमें अपीयरेंस के बारे में भी लिखा गया है, तो अपीयरेंस वही कलर ही डिनोट करता है। अपीयरेंस में एक ये चीज होता है कि किडनी का जो यूरिन है वो टर्बिड तो नहीं है। टर्बिड मतलब कुछ थिक कलर का है या वाइटिश है, उसके अंदर कुछ पस जैसा दिख रहा है, जो कि यूरिन इन्फेक्शन में अच्छा यूजुअली मिलता है। ठीक है। इसमें ना डॉक्टर पीएच वैल्यू की भी बात की गई है कि हाँ जी। पीएच वैल्यू, एक चीज हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, जैसे आजकल मार्केट्स में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, तो जिसकी मार्केटिंग ही ऐसे की जाती है कि इसका पीएच वैल्यू इतना है तो आपके उस एरिया को पीएच वैल्यू के मेंटेन करके रखेगा। तो क्या हमें अलग से प्रोडक्ट यूज करके पीएच वैल्यू मेंटेन करना चाहिए, या हम नॉर्मली जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं क्लीन करने के लिए, उसका एक्चुअली यूरिन के पीएच से इतना कोई रिलेशन नहीं होगा। पर अगेन वो प्रोडक्ट्स तब भी कम यूज करने चाहिए, क्योंकि आप जब ज्यादा पीएच या कम पीएच वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो आपके वहाँ के फ्लोरा को खराब करता है, जो कि अगेन इन्फेक्शन के लिए, हमको यूरिन इन्फेक्शन के लिए प्रोन करता है। तो फिर ये जो यूरिन टेस्ट है इसमें पीएच क्या बताता है हमें? ये पीएच बताता है कि यूरिन कितना एसिडिक है। यूजुअल पीएच हमारा जो होता है वो 5.5 to 6.5 होता है, विच इज नॉर्मल। तो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा अल्कलाइन यूरिन, जो पीएच बहुत कम नहीं होना चाहिए 5.5 से, और बहुत ज्यादा अगर पीएच ज्यादा है यूरिन का तो अल्कलाइन, वो भी बीमारियों को डिनोट करता है। ठीक है। इसमें ना प्रोटीन, कीटोन्स और ब्लड की बात की गई है, तो ये तीनों हमें मार्कर्स क्या बताते हैं? प्रोटीन का यूजुअली हमारे यूरिन में प्रोटीन नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। हमारी किडनी की जो छलनियां हैं वो उनको इतना दिमाग होता है कि वो प्रोटीन को रख लेती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही निकालती हैं। पर अगर प्रोटीन निकलता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, अर्ली साइन फॉर एनी किडनी प्रॉब्लम। शुगर के पेशेंट्स को जिनकी शुगर की वजह से किडनी खराब होती है, तो उनका सबसे पहला साइन ही ये होता है कि यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। किडनी का फंक्शन उतना हैम्पर्ड नहीं है उस टाइम पे, और प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम अगर उस स्टेज पे ट्रीट करना शुरू करें तो हम उनको बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हैं, उनको किडनी प्रॉब्लम से बचाकर। पर अगर हम बहुत, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है किडनी का फंक्शन कम होना, जब आपका यूरिया क्रिएटिन किडनी फंक्शन टेस्ट में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो प्रोटीन निकलना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। प्लस और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे ग्लोमेरुलस, छलनियों में अगर प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर भी यूरिन में प्रोटीन निकलना शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन के बाद फिर इसमें ग्लूकोज है, वो क्या बताते हैं? ग्लूकोज भी अगेन, हमारा यूरिन में ग्लूकोज नहीं निकलना चाहिए। यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि पेशेंट को शुगर है और उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, जो मेडिकेशंस ले रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो यूरिन में फ्लो होके शुगर यूरिन में निकल रही है। ठीक है। प्लस एक नई टैबलेट है, SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं उनको, जो किडनी प्रोटेक्शन के लिए प्लस शुगर के लिए दी जाती है। उनका भी एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट है कि वो यूरिन से ग्लूकोज निकालते हैं। अच्छा, तो ग्लूकोज निकालना यूरिन से सही है नहीं है? नहीं, सही है। अच्छा, अगर हम दवाई देके किसी को यूरिन से ग्लूकोज निकाल रहे हैं तो उसको इन दी एंड उसको बेनिफिट मिलता है पेशेंट को। ओके, ठीक है। पर यूरिन में अगर आप वो दवाई नहीं ले रहे हैं और तब यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, तब वो सही नहीं है। तब मतलब आपका शुगर कंट्रोल नहीं। मतलब अगर दवाई ले रहे हैं देन इट इज फाइन, बिना दवाई के अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो वो सही नहीं। वो एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो SGLT2 इनहिबिटर, उसके लिए। ठीक है। इसके बाद है कीटोन्स, ब्लड, बिलिरुबिन, ये क्या बताता है हमें? कीटोन्स हमें बताता है जब हम लोग का शुगर बहुत हाई हो जाता है, जो कि कंट्रोल नहीं है, तो हमारे सेल एक स्टार्वेशन मोड में चले जाते हैं। शुगर ज्यादा होने के बाद भी हमारे सेल्स को शुगर नहीं मिलता, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम पे, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो उस केसेस में हमारा शरीर कीटोन्स बनाता है, जो कि यूरिन से निकलते हैं, जो एक तरह की इमरजेंसी है कि उसमें हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड जो ब्लड आप बता रहे हैं यूरिन में, वो अगेन जो मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलस या छलनी में कोई दिक्कत है तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ ब्लड भी निकलता है। ओके। एंड नेक्स्ट आपने क्या बताया? नेक्स्ट है इसमें बिलिरुबिन और ब्लड।
ब्लड तो हमने डिस्कस कर लिया। बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अगेन नॉर्मली भी बिलीरुबिन निकल सकता है हमारे यूरिन में, पर जब ज्यादा एलएफटी किसी को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो उस केसेस में ही बिलीरुबिन निकल सकता है। ठीक है। इसके बाद ना डॉक्टर एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके इसमें सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। पस सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, तो ये सारे सेल्स क्या डिनोट करते हैं यूरिन टेस्ट में? यूरिन जब भी हम यूरिन एक सबमिट करते हैं ना, तो उसके दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो डिपस्टिक टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ब्लड ये सब आता है। दूसरा उस यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अच्छा। जिसके अंदर वो सेल्स देखते हैं कितने हैं। तो पस सेल्स कुछ नहीं, वो जो WBCs हमारे ब्लड में होते हैं वो यूरिन में आ रहे हैं, तो वो एक इन्फेक्शन को डिनोट कर रहे हैं कि यूरिन में शायद आपके इन्फेक्शन है। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स नॉर्मली भी निकल सकते हैं, वो हमारी यूरिन की लाइनिंग की शेडिंग की वजह से एपिथेलियल सेल्स निकलते हैं। ठीक है। एंड जो रेड ब्लड सेल्स है वो अगेन जो हमने डिपस्टिक में देखा कि ब्लड निकलता है, तो रेड ब्लड सेल उसको ही डिनोट करता है कि हमारे यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, विच इज अ मार्कर फॉर अ किडनी डिजीज। ओके। और इसमें ना कास्ट है बहुत सारे, हाइलेन कास्ट, RBC, WBC, हाइलेन ग्रैनुलर, फैटी ग्रैनुलर, वैक्सी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कास्ट क्या होता है? कास्ट बेसिकली जो हमारे सेल्स होते हैं वो यूरिन के ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा होके एक कास्ट एज इन जो डाई कास्ट हम यूज करते हैं ना, वो कास्ट जैसा शेप बना लेते हैं जो यूरिन में आ जाता है। अच्छा। ये कभी नॉर्मल भी हो सकते हैं, कई बार ये हमारी बीमारी को भी बता सकते हैं। या किसी को किडनी की प्रॉब्लम लंबे समय से है, उसके लिए उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर RBC कास्ट आ रहे हैं तो मतलब हमारे किडनी की छलनी में प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद जो आपने बताया बैक्टीरिया नॉर्मल भी शेडिंग हो सकती है, खासकर फीमेल्स में। पर अगर हमें पस सेल्स भी आ रहे हैं प्लस यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी हैं, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को डिनोट करता है। ठीक है। तो ये जो हमने पैरामीटर्स अभी डिस्कस किया और वैल्यूज वगैरह, तो यूरिन टेस्ट अगर कोई करा रहा है तो कुछ एक दो मेजर हैं उसमें वैल्यूज के, ये डिरेंज है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा इसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रोटीन, ब्लड एंड पस सेल्स। ठीक है। पस सेल्स इन्फेक्शन को बताते हैं, प्रोटीन और ब्लड जो है हमारे वो किसी किडनी की प्रॉब्लम को डिनोट कर सकते हैं। हमने अब तक 2 मेजर टेस्ट की बात की जो किडनी के बारे में हमें बताते हैं। तीसरा एक अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं अल्ट्रासाउंड, बट सबसे पहले मेरा ये है कि अल्ट्रासाउंड जब भी हम कराने जाते हैं किडनी के लिए, तो वो ये कहते हैं कि यूरिन होल्ड करके लाना कुछ घंटों के लिए। ऐसा क्यों? वो अगर यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में कुछ होल्ड किया होता है तो आसपास के ऑर्गन्स काफी अच्छे दिखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को हम अच्छे से देख पाते हैं अल्ट्रासाउंड में। ओके। तो इसीलिए यूरिन होल्ड करने के लिए आइडियली कितने देर तक हम यूरिन होल्ड करके जाए अल्ट्रासाउंड के लिए? इमीडिएटली आपको यूरिन का प्रेशर लगे आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हमें किडनी के बारे में क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं? किडनी के बारे में काफी चीजें पता चल जाती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनी का साइज। बहुत सारी क्रॉनिक किडनी डिजीज या पुरानी किडनी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें किडनी का साइज सिकुड़ जाता है। दूसरा, यूरिन में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या किडनी के सिस्टम में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसमें किडनी का साइज बड़ा हो जाता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, फूल जाती है किडनी। तीसरा चीज, उसमें कोई स्टोन तो नहीं है किडनी के यूरेटर में या फिर किडनी सिस्टम में, तो वो हमें पता चल जाता है। मेल्स में एक प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी हमारे किडनी में, दोनों किडनी में सूजन आ जाती है, और प्रोस्टेट का भी साइज हम लोग अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। किडनी, आपने सबसे पहले साइज के बारे में कहा, तो क्या किडनी का साइज छोटा बड़ा होना, सेम होना, ये सब चीजें क्या हमें बताता है? किडनी का साइज बड़ा यूजुअली तभी होता है जब कोई बिल्कुल एक्यूट प्रॉब्लम है। एक्यूट मतलब नया प्रॉब्लम है, अभी तुरंत कोई इशू आया है, या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किडनी में, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे कोई स्टोन ब्लॉक कर रहा है तो किडनी में फूल गई है जिसकी वजह से है। और एक और बीमारी होती है जो कि इतना अनकॉमन भी नहीं है हमारे देश में, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। उसमें किडनी का साइज काफी बड़ा हो जाता है और उसमें सिस्ट दिखने लग जाते हैं किडनी में। और दूसरी तरफ किडनी का साइज छोटा होना ये बताता है कि हमारी किडनी की प्रॉब्लम काफी हद तक इरिवर्सिबल है और पुरानी किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि बाय बर्थ ही उनकी किडनी का साइज छोटा होता है। हाँ, वो किडनी का साइज जो छोटा होता है बाय बर्थ, वो यूजुअली दोनों किडनी तो नहीं, एक किडनी का साइज होता है कि वो जब वो माँ के पेट में थे तो वो बनी ही नहीं किडनी उतने अच्छे से, तो अगेन उनको रिस्क पे डालता है आगे किडनी की प्रॉब्लम होने के लिए। अच्छा। पर यूजुअली हमारी अगर एक किडनी अच्छा काम कर रही है तो दैट इज
इनफ फॉर आवर लाइफ टाइम। ओके, आपने जैसे कहा कि अल्ट्रासाउंड में इस तरह की चीजें हमें पता चलती है, साइज हो गया, फिर इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा कुछ है। तो अगर किसी को समझ में आ रहा है कि साइज छोटा है, कहीं इन्फेक्शन के कुछ हमें हाँ जी। सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ ये तो नहीं है, तो पहला स्टेप फिर उस इंसान का उस वक्त क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो आपको नियर बाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड स्टेप में अगेन जो हमने अभी तक किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट की बात करी, तो वो हम करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट ब्लड से और यूरिन टेस्ट करवा के, तो उसके बाद डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड है इसके लिए भी कोई एज है कि आप इस एज के बाद कराएं या आप यंग एज से भी करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड? यंग एज से भी करा सकते हैं। इसमें ना डॉक्टर हम लोग अभी तक जो डिस्कस किया, कुछ ऐसे 4-5 चीजें, वर्ड्स हैं, काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स जो किडनी के अराउंड में काफी बातचीत होती है, तो इसके बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप बता दीजिएगा। सबसे पहले EGFR, ये क्या होता है, क्या डिनोट करता है हमारे किडनी टेस्ट में? देखिए, GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमें बताता है कि पर मिनट हमारी किडनी कितने ब्लड को वेस्ट प्रोडक्ट से क्लियर कर रही है। ठीक है। जो उसमें EGFR में E है वो एस्टिमेटेड GFR है। तो GFR कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्कैन्स होते हैं जो कि कॉस्टली होते हैं। उसमें से 1-2 स्कैन इजीली अवेलेबल होते हैं और काफ़ी स्कैन्स तो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एस्टिमेटेड GFR एक कैलकुलेटर से निकलता है या उसकी ऐप मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक पेशेंट का क्रिएटिनिन, एज और जेंडर की जरूरत होती है, जिससे वो एस्टिमेटेड GFR हमें बता देता है। कितना होना चाहिए? ये मोर देन 90 होना चाहिए, 90 ml पर मिनट। कम या ज्यादा हो तो क्या दिक्कत है? 90 से ऊपर इज नॉर्मल, ठीक है। 60 to 90 बॉर्डर लाइन होता है। 60 से नीचे ये बताता है कि हमें किडनी की प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें अगर EGFR कम है तो? EGFR कम है तो 60 से नीचे जब हमारा EGFR है तो उसके अंदर बेसिकली किडनी का फंक्शन कम है, ये बताता है। तो काफी जितनी भी बीमारियां हैं जो किडनी का फंक्शन कम करती है, वो सब उसमें हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं। दूसरा यूरिया क्या है और किडनी टेस्ट में ये क्या बताता है, इसका क्या फंक्शन है? यूरिया हमारे जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं या हमारी बॉडी का जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। ठीक है। जो कि यूरिन से निकलता है। तो जब हमारा ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है तो ये हमें बताता है कि हमारे किडनी का कुछ फंक्शन कम है। और यूरिया बढ़ने का 1-2 कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसके अंदर होता है। लिवर के पेशेंट्स में जब खून की उल्टी या जैसा आने होता है तो उसमें भी यूरिया बढ़ जाता है। अच्छा। या फिर हम डिहाइड्रेटेड हैं काफ़ी ज़्यादा, हम कोई कहीं बाहर से आए हैं, हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो उसमें भी थोड़ी देर के लिए यूरिया बढ़ जाता है, जो कि रिपीट टेस्ट में नॉर्मल आ जाएगा। और अगर यूरिया लंबे समय तक बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से किडनी की कौन सी दिक्कत हो सकती है? किडनी की दिक्कत की वजह से यूरिया लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। अच्छा। एंड अगर यूरिया उसके बाद, जैसे किडनी की दिक्कत हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यूरिया काफ़ी हाई मात्रा में है, तो हमें किडनी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस होना, भूख ना लगना, नॉजिया, वॉमिटिंग होना, ये सब उसकी वजह से हो सकता है। क्रिएटिनिन हमारे मसल का जो कैटाबॉलिज्म या मसल का जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, जो कि ब्लड में आता है और उसके बाद यूरिन से सारा बाहर निकल जाता है। जिसकी किडनीज नॉर्मल है उसका क्रिएटिनिन का रिपोर्ट लेस देन 1 होगा यूजुअली। तो हमारे ब्लड में से सारा यूरिन से क्रिएटिनिन निकल गया है। जिसकी किडनी अब नॉर्मल है या किडनी का फंक्शन कम हो गया है, तो उसके अंदर किडनी पूरा क्रिएटिनिन नहीं निकल पाएगी और वो ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये जो 3-4 मेजर चीजें थी किडनी के बारे में, हमें सारी चीजें हमें समझ में आती है। डॉक्टर, इससे ना किडनी के अराउंड में कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस की भी काफी ज्यादा बात होती है कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है तो आपको अपना बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्ट करना होगा, खाने पीने से रिलेटेड, वो सॉल्ट हो, पोटेशियम हो, ये सारी चीजें हो। आप हमारे साथ हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि प्लीज बताइए कि अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम माइल्ड से भी डिटेक्ट हुई हो, स्टोन हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, कौन सी खाने की चीजें आपके हिसाब से उनको बंद कर देनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके अंदर है वो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन में हमारे प्रोसेस्ड फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा हिडन सॉल्ट इनटेक हो जाता है। जैसे एंड दूसरा चीज हमारे इंडिया में काफी यूज करते हैं अचार, चटनी, पापड़, जो कि बहुत ज्यादा हाई होते हैं सॉल्ट में, तो उसका रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए हमारे। प्लस नमकीन, भुजिया जो हम रेगुलर बेसिस पे स्नैक्स में, इवनिंग में ले लेते हैं, वो भी काफी हाई होते हैं सॉल्ट में। प्लस हमारे जो फूड हम जो घर पे बनाते हैं उसमें सॉल्ट का जो यूज होगा वो कम करना होगा। सॉल्ट के बाद हमारा सेकंड होता है जिनकी किडनी की प्रॉब्लम काफी एडवांस हो जाती है, जो कि रिस्क पे है पोटेशियम बढ़ने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया कि पोटेशियम बढ़ने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पोटेशियम का इंटेक कम करना पड़ता है। जैसे कि जूस, सूप्स, कोकोनट वाटर हम लोग लेते हैं, और कुछ फ्रूट्स हैं जो हाई इन पोटेशियम होते हैं, उसका इंटेक लिमिट करना होगा। जैसे कौन कौन से फ्रूट्स? जैसे कि हो गया मैंगो, बनाना,
सिट्रस फ्रूट्स हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये काफी हाई इन पोटेशियम होते हैं। ओके, तो इन सबको भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना इनको होगा। रेस्ट्रिक्ट करना होगा। वाटर इनटेक का भी है कुछ ऐसा? वाटर इनटेक का हर किडनी पेशेंट को जरूरी नहीं है रेस्ट्रिक्ट करना। कुछ किडनी की बीमारियां ऐसी होती है जिनमें वाटर रिटेंशन की कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, उन पेशेंट्स को वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनके अंदर किडनी तब भी फ्लूइड बैलेंस, वाटर बैलेंस कर लेती है, तो उसमें वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होगा। ठीक है। आपने ना शुरू में जैसे स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज बताए थे कि 4-5 स्टेज पे आप लोग डायलिसिस की बात करने लगते हैं, तो एक बार हमें स्टेजेस डिफाइन कर दीजिए कि किडनी डिजीज के कितने स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज में किस हद तक ट्रीटमेंट पॉसिबल है और किस स्टेज में सीधे डायलिसिस की नौबत आती है? देखिए, किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं। वो अगेन EGFR वैल्यू जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो स्टेज 1 to 60 के ऊपर होता है EGFR, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर एक को किडनी प्रॉब्लम हो। वो स्टेजेस क्यों डिफाइन किए गए हैं कि अगर उसके साथ में किसी को प्रोटीन निकल रहा है, या हमने जो बात किया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है पर फंक्शन 60 से ऊपर है, तो उन केसेस के लिए है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। और नॉर्मल लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि 90 से कम है GFR और 60 से ऊपर है। ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है जब 60 से नीचे आता है GFR, तो वो स्टेज 3 होता है। यूजुअली 30 to 60 जब ये GFR होता है तो स्टेज 3 बोलते हैं, 16 to 30 होता है तो स्टेज 4 बोलते हैं, और 15 या 15 से नीचे होता है तो स्टेज 5 बोलते हैं। ठीक है। तो जब स्टेज 3 में आते हैं तो हमें किडनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, पर अगर हम पेशेंट को उसी टाइम पे डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम दे सकते हैं उनकी किडनी को प्रोग्रेस होने से बचाने के लिए। ठीक है। पर जब पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में आता है या स्टेज 5 में आता है तो हम उसके प्रोग्रेशन को या किडनी की बीमारियों को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें स्टेजेस के हिसाब से जाननी चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने अब तक जो भी बातचीत की है डॉक्टर, वो बहुत ही यूजफुल रही हमारी ऑडियंस के लिए। हम चाहते जाते आप बस एक ओवरऑल कंक्लूजन की तरह ये जरूर बता दें कि किडनी से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपको स्पेसिफिक ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बोला, यूरिन में एक अगर झाग आ रहा है, यूरिन का कलर में कोई चेंज आ रहा है, या फिर रात में बार बार यूरिन आ रहा है, या पैरों में स्वेलिंग, सुबह आंखों के आसपास स्वेलिंग हो रही है, तो हमें एक बार जरूर टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो एक फोकस्ड हम टेस्ट कर पाएं कि किडनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिट एंड फाइन, नथिंग, नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलर फॉलोअप करना है, उसके अंदर हमें मेंटेन करना है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि सबसे पहले सिम्टम्स आइडेंटिफाई करिए, अगर लग रहे हैं तो तुरंत टेस्ट कराइए, और टेस्ट के बाद एक बार आप जाकर के फॉलो अप के लिए डॉक्टर से जरूर मिलिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए और इस पर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने सच में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस के लिए सब चीजें बताई है जो आई एम श्योर उनको बहुत ही यूजफुल लगी होगी, एंड आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। किडनी से रिलेटेड, किडनी टेस्ट से रिलेटेड हमने इस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।